हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम अर्थक्वेक और सुनामी पे। इसके पहले हम लोगों ने वोल्केनिज़्म के बारे में चर्चा कर ली थी। तो अगर आज जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वोल्केनिज़्म के बारे में वो देख सकता है। तो अर्थक्वेक है क्या? तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे अभी हाल ही में नेपाल के अंदर भी अर्थक्वेक आया था, जो कि काफ़ी खतरनाक था और आपको कई बार इस समय हाल ही के दिनों में काफ़ी फ्रीक्वेंट भी हो गया। तो कई बार अभी तो 2-3 साल पहले जो है पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके भी देखने को मिले थे। तो भूकंप है क्या आखिर? तो ये क्या है सडन मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन अर्थ क्रस्ट यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है देखो आपको बताया था ना कि अर्थ को 3 भागों में बाँटा जाता है। क्रस्ट, यहाँ पे मेंटल और फिर कोर 3 भागों में बाँटा जाता है। तो क्रस्ट का जो अचानक से अगर मूवमेंट हो या फिर इसमें अगर वाइब्रेशन होता है, तो इसी को जो है अर्थक्वेक कहा जाता है। अर्थक्वेक आखिर आता क्यों है? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? कहीं पर भी देखो 3-4 कारण हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जो है चर्चा करेंगे। अर्थक्वेक में होता क्या है? अर्थक्वेक में अचानक से जो है वो वाइब्रेशन होगा और जिसकी वजह से इंटेंस प्रेशर जनरेट होगा और इसकी वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। और वही एनर्जी जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है अगर वो सरफेस के ऊपर वो वेव की तरह चलती है, तो काफ़ी जो है डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, ठीक है ना? और ये क्यों जनरेट होता है? वो अर्थ के कुछ इंटरनल डायनामिज़्म की वजह से वो जनरेट होता है। तो अर्थक्वेक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मेनली 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है शैलो फ़ोकस अर्थक्वेक, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फ़ोकस और तीसरा डीप फ़ोकस। अब इनके नाम से ही ये स्पष्ट होता है कि शैलो अर्थक्वेक का इसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी सतह के काफ़ी जैसे मान लीजिए ये अर्थ का ये जो है क्रस्ट है काफ़ी ऊपर है तो शैलो हो गया, इसके बीच में इंटरमीडिएट है और डीप है तो काफ़ी ये है। तो जो शैलो फ़ोकस होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का होगा, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है बैकग्राउंड में एक इसमें फ़ोटो डाल रखी है जिसमें जो है 2 ओशियन प्लेट आपस में कोलाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है ना? ठीक है। अब इससे कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे जापान में अक्सर आप लोग सुनते होंगे ना, कि जापान में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? देखो ये आपका जापान, ये दिख रहा है पूरा नक्शे में? ये आपका ये है जापान, ये यूरेशियन प्लेट है। इधर आपको फिलीपींस प्लेट दिखाई पड़ता है ये वाला, इधर है आपका पैसिफिक प्लेट और यहाँ पे आपका यूरेशियन प्लेट। तो ये तीनों के ट्राई जंक्शन जो है यहाँ पे आपका जापान लोकेटेड है और इस ट्राई जंक्शन की वजह से ये प्लेट आपस में क्या होते हैं? ये आपस में कोलाइड होते हैं। यहाँ पर पाई जाती है कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री और इस कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की वजह से जो है यहाँ पे बराबर ये कोलिज़न होता है जिसकी वजह से भूकंप आता रहता है। अब देखो इसमें है क्या मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी भी ओशियन प्लेट से या ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी, तो वो जो सबसे बड़ा ओशियन प्लेट होगा वो सबडक्ट होगा। तो पैसिफिक प्लेट यहाँ पे सबसे बड़ा है, इस वजह से पैसिफिक प्लेट क्या हो रहा होगा? सबडक्ट हो रहा है, जहाँ पे जापान का ट्राई जंक्शन है और इसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक आने के पीछे कई सारे रीज़न हैं और उनमें से सबसे पहला रीज़न आपका कोलिज़न, कोलिज़न ऑफ प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, ये आपस में कोलाइड हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। अब ये कोलिज़न देखिए प्लेट बाउंड्रीज़ भी मैंने बताया था कैसे-कैसे हो सकते हैं प्लेट प्लेट या तो ओशिनिक हो सकता है या ओशिनिक कॉन्टिनेंटल दोनों हो सकता है या केवल कॉन्टिनेंटल हो सकता है। अगर 2 प्लेट जो कि ओशनिक प्लेट्स हैं, आपस में टकराती हैं, तो भी अर्थक्वेक आ सकता है। ओशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं, तो भी अर्थक्वेक आएगा और कॉन्टिनेंट प्लेट जो है आपस में टकराएँगे, तो भी अर्थक्वेक आने की संभावनाएँ हैं। तो ये जो है क्या है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल हैं किसके? कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री के। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि जहाँ पर भी जो है आपका कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे ओशियन प्लेट जो है आप क्या हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है, दूर-दूर है और उसके पीछे मैंने आपको बताया था आर्थर होम्स की थ्योरी। क्या बताया था आर्थर होम्स ने? आर्थर होम्स ने बताया था कि अगर ये अर्थ क्रस्ट है, तो इसके नीचे एक जो है कन्वेक्शन शेल चल रही है और इसका जो है ये राइज़िंग लिम्ब है और ये राइज़िंग लिम्ब देखो यहाँ पे,
ये राइज़िंग लिम्ब है, राइज़िंग लिम्ब यहाँ पे क्या डालेगा? प्रेशर डाल के इसको ब्रेक करेगा और जिसकी वजह से प्लेट दोनों अपार्ट दूर-दूर अब एक-दूसरे से हटती जाएँगी और बीच में यहाँ पे लावा जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मिड ओशनिक रिज इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो जब ये प्लेट इसको ब्रेक करेगी, हालाँकि ये इरप्शन काफ़ी स्मूथ होता है क्योंकि ज़्यादातर ये क्या होता है? बेसाल्टिक होता है। लेकिन कभी-कभी यहाँ पर भी विस्फोट हो सकता है, तेज़ इरप्शन हो सकता है जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। तो दूसरा क्या हो गया? आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यानी मिड ओशनिक रिज के पास में। तीसरा आपको मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि प्लेट्स के बीच में एक ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्रीज़ बनता है। ये जहाँ पर प्लेट ना तो एक-दूसरे से टकरा नहीं रही होती हैं, ना ही वो एक-दूसरे से दूर जा रही होती हैं, बल्कि स्लिप कर रही होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और यहाँ पर आपका जो है ये पैसिफिक प्लेट है। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ये एक-दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कोलिज़न या डाइवर्जन नहीं होता। लेकिन इस क्रिया में अगर इनके बीच में यहाँ पर 2 कहीं पर भी जॉइंट आपस में ये फँस जाएँ, तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इनके बीच में डेवलप होती है और ये बहुत तेज़ी से ये वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा रीज़न हो गया आपका ट्रांसवर्स प्लेट बाउंड्री का। चौथा रीज़न अगर मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे छोटे-छोटे प्लेट्स पाए जाते हैं। उसका क रीज़न मैंने बताया था कि ये अफ्रीकन प्लेट जब यहाँ पे आके टकराया था, पहले ये तेथीस सी हुआ करता था। तो यहाँ टकराया था तो कई छोटे-छोटे प्लेट्स यहाँ पे टूट-टूट कर बन गए थे, है ना? अब यही प्लेट्स आपस में जब कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी ये कोलिज़न होता है वहाँ पे क्या आएगा? भूकंप। तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो रीज़न है यहाँ पे भूकंप बहुत देखने पड़ते हैं क्यों छोटे-छोटे बहुत सारे प्लेट हैं और आपस में फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन करते रहते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद 5वाँ है आपका इसका रीज़न, जैसे क्रेटन क्या बोलते हैं, क्रेटन वो होता है जो जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसका कोई एक स्टेबल पार्ट। जैसे हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ख़ास करके जो डेक्कन वाला एरिया है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इसको बोलते हैं क्रेटन। लेकिन अगर यहाँ पे कोई जो ओल्ड फ्रैक्चर है, वो री-इमर्ज हो जाए, जो पहले का कोई फ्रैक्चर वहाँ पे पुराना बना हो, वो री-इमर्ज हो जाए, तो वहाँ पर भी अर्थक्वेक आ सकता है। और छठा रीज़न है ह्यूमन इंड्यूस्ड ऑब्वियस है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से भी बहुत सारे भूकंप आने से जैसे कि हम क्या करते हैं माइनिंग करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं या आप कह सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट्स बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना? तो यहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े-बड़े हम लोग डैम बनाते हैं और इसकी वजह से जो है भी भूकंप आ सकता है। तो ये आपका रीज़न है अर्थक्वेक के पीछे का। तो हमने वोल्केनिज़्म देख लिया, है ना? अर्थक्वेक देख लिया और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो सुनामी देखने वाले हैं। तो देखो जो अर्थक्वेक में जो डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो ज़्यादातर सरफेस वेव की वज़ह से होता है क्योंकि वो सरफेस पे चलती है। प्राइमरी देखो इसमें क्या होता है एक तो सरफेस वेव होता है, दूसरा होता है वेव, तीसरा होता है सेकेंडरी वेव। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव जो होते हैं, प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव, ये अर्थ के अंदर चलते हैं। इस वजह से इनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये सरफेस वेव जो सरफेस के ऊपर जो चलती है, इसकी वजह से जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुनामी। तो आप लोगों ने इस तरीके की कई सारी तस्वीरें देखी होंगी और अभी कुछ समय पहले भी आप लोगों ने सुना होगा इंडोनेशिया के अंदर जो है सुनामी, जापान के अंदर सुनामी और भारत में भी जो है चेन्नई के किनारों पर भी सुनामी आया था। तो क्या होता है यहाँ पर अचानक से समुद्र में तेज़ लहरें जो हैं, उसकी जो लहरें होती हैं बहुत ऊँची-ऊँची उठने लगती हैं, जो कोस्टल एरिया से काफ़ी अंदर तक चली आती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं, ठीक है ना? तो अब सुनामी जो है ये आती क्यों है? तो इसके पीछे का मेन रीज़न है सबमरीन अर्थक्वेक यानी कि समुद्र के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ओशियन प्लेट हैं, अगर एक ओशियन प्लेट ये है, एक ये है और आपस में ये कोलाइड कर जाएँ, तो क्या होगा? यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, दोनों के बीच में इंटेंस एनर्जी जो है यहाँ से रिलीज़ होगी और इसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। अब इस अर्थक्वेक की वजह से ही, इस एनर्जी की वजह से ही जो है वेव जो है ये सुनामी आने का ये कारण है। होता क्या है कि अचानक से जो प्लेट है आपका वहाँ पर अचानक से डिस्टर्बेंस पैदा होता है जिसकी वजह से
ये जो शॉक वेव है वो उत्पन्न होती है ना? और शॉक वेव जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? वो कन्वर्ट हो जाती हैं सरफेस वेव के रूप में, ठीक है ना? अब इससे क्या होता है सरफेस वेव में जब ये कन्वर्ट होती हैं तो लहरें बहुत ऊँची-ऊँची उठना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो अगर कंपैरिज़न किया जाए नॉर्मल वेव के बारे में तो स्पीड जो होती है नॉर्मल वेव की 100 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन सुनामी की स्पीड वहीं पे 700 हो जाती है, यानी काफ़ी तेज़ स्पीड हो जाती है, ठीक है ना? ये कम डिस्टेंस तय करती हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तय करती हैं। वेवलेंथ भी किसकी बढ़ जाएगी? सुनामी वेव की वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होता है भाई? वेवलेंथ देखो कोई भी वेव है या तरंग है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ से और यहाँ इसके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, यानी एक साइकिल पूरा हो रहा है। देखो, यहाँ से ये नीचे डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना और यहाँ से भी ये नीचे डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में एक पूरा का पूरा ये साइकिल कंप्लीट इसका हो जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है वेवलेंथ। तो सुनामी की वेवलेंथ जो है वो नॉर्मल जो वेव है उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना? तो डिस्टेंस किसके बीच में? 2 क्रेस्ट और ऑफ थ्रॉट्स इनके बीच में इसी को कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। सुनामी की वेवलेंथ जो है नॉर्मल वेव से ज़्यादा होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। होता क्या है, ये कई सारे 4 फेजेज़ में इसको हम बाँट सकते हैं अलग से। तो फ़ेज़ 1 में सुनामी में होता क्या है? फ़ेज़ 1 में यहाँ पे 2 प्लेट्स आपस में यहाँ पे टकराती हैं। अब ये जो है ओशियन क्रस्ट है वो जो है टकराएँगे, जिसकी वजह से यहाँ से एक शॉक वेव निकलेगी जो कि वाटर जो है इसको अपलिफ्ट कर देगी, ऊपर की तरफ उठा देगी, है ना? तो यहाँ से सुनामी वेव जनरेट होगी। लेकिन देखो यहाँ पे पानी जब ऊपर की तरफ उठ रहा है तो यहाँ जो किनारों पर पानी दूर तक फैला है, ये धीरे-धीरे क्या होगा? ये पानी रिसीड करने लगा, वापस जा इधर की तरफ मूव करेगा, समुद्र के अंदर की तरफ मूव करेगा। लोगों को यह लगता है कि ये क्या हो रहा है? ये तो स पानी पीछे जा रहा है, तो लोग देखने के लिए और आगे चले जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है ना? ये रिसीड करता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई एक नाव है, इसको बस ये लगेगा कि हाँ, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लहरें जो है, वेव जो है, काफ़ी बड़ी-बड़ी होती है, इस वजह से ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो बीच में जैसे देखो सुनामी आया था, तो ये जो बीच में वहाँ पर उपस्थित थे, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है और जब किनारे आए तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो चुका था। फेज़ 2 में क्या होता है, जो वाटर जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई तक इकट्ठा हो गया था, वो बहुत तेज़ी से जो है आगे तरफ बढ़ता है, कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना? तो कोस्टल एरिया की तरफ ये बढ़ेगा और बहुत जैसे-जैसे ये वेव कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ेगी, इनकी ऊँचाई बढ़ती चली जाएगी, इनकी ऊँचाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक? और इतने ऊँचे हो जाते हैं कि ये जो है करीब मान के 80 से लेके 90 मीटर यहाँ तक जो है ये ऊँचाई 80 से 90 फीट ऊँचाई तक के हो सकते हैं या 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग जो है उतने बराबर ये हो सकते हैं, ठीक है ना? और ये जैसे-जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ऐसे, वैसे-वैसे इसकी एनर्जी भी बढ़ती है, इसकी ऊँचाई भी बढ़ती चली जाती है। फेज़ 3 में ये कोस्टल एरिया को हिट करता है, ठीक है ना? कोस्टल एरिया क्या करेगा? हिट करेगा और जिसकी वजह से और इंटेंस एनर्जी यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स, इसके नीचे जो कुछ भी इसके संपर्क में आएगा, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। एक बात याद रखिए, सुनामी कोई एक सिंगल वेव नहीं आती है कि एक बार आया और डिस्ट्रॉय करके चला गया, बल्कि ये मल्टीपल वेव जैसे समुद्र में वेव चलती है ना, एक वेव खत्म हुई फिर दूसरी आई, वैसे ही सुनामी वेव्स भी कई जो है मल्टीपल वेव्स होती हैं और इनमें भी माना जाता है 4th और 8वीं चौथा और 8वां वेव जो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, ठीक? और इनके बीच में टाइम गैप एक से दूसरे वेव के बीच में 15 से 50 मिनट तक का हो सकता है, काफ़ी बड़ी-बड़ी वेव्स होती हैं ये, ठीक है ना? तो इनके 4 फेज़ एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा और उसकी वजह से शॉक वेव उत्पन्न होगी और जिसकी वजह से ये क्या होगा, सरफेस वेव में कन्वर्ट होगा तो पहले ये पुश करेगा वाटर को यहाँ पे, जिसकी वजह से किनारे का पानी जो है नीचे की तरफ समुद्र की तरफ आएगा। बाद में यही जो है जैसे जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा को फोड़िए तो धब से पानी गिर के फैल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पानी फैलेगा और बहुत तेज़ी से किनारों की तरफ ये मूव करेगा और जैसे-जैसे ये मूव करता जाएगा क्या होगा, ये वेव जो है उठती चली जाएँगी, बड़ी होती चली जाएँगी। देखिए क्या होता है, वेव को ब्रेक होने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक वेवलेंथ है ना? तो इस पे ये कोई तरंग चले, लेकिन जैसे-जैसे गहराई कम होती जाएगी, इसको चलने के लिए जगह कम बचेगी और ये फिर क्या जो है यहाँ पे थपेड़े मारना ये शुरू कर देगी, ठीक है ना?
तो भारत जो है इसके लिए सुनामी को लेकर काफ़ी कुछ प्रिपरेशन भी कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे सेंसर्स भी लगाया गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर हैदराबाद के अंदर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन साइंसेज़ है, जो कि इसके ऊपर कार्य कर रही है। ठीक, दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत सारा चल रहा है, रियल टाइम ऑब्ज़र्वेशन वहाँ पे है, राडार भी लगे हुए हैं जो करंट स्टेटस बताते हैं और कोस्टल टाइड गेज स्टेशंस भी बनाए गए हैं जिससे पता चले कि आती है सुनामी कब आएगी। तो इस तरीके से सुनामी से बचने के लिए कई सारे उपाय किए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना? ठीक है, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक